बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमने फिज़िक्स की लेक्चर स्टार्ट की थी, लेकिन फिर पता चला कि वो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस थी जो इनएमडिकेट का है, तो इसलिए हमने उनको स्टॉप किया और अब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो इनएमडिकेट में हो। तो उनमें हम फर्स्ट ईयर की भी पढ़ेंगे साथ साथ, और सेकंड ईयर की भी। मतलब दिन में 2 लेक्चर, एक सेकंड ईयर के एक फर्स्ट ईयर के अपलोड करेंगे। तो सेकंड ईयर के पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले इंट्रोडक्शन है। पहले तो ये जो इलेक्ट्रो डिफिनीशन में हम कैसे लिखेंगे, ये 2 टर्म है, जाहिर बताए। स्टैटिक्स हमेशा हर जगह पर आ जाए, ये कहते हैं रेस्ट को, मतलब के रेस्ट कंडीशन में। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है असल में चार्ज। तो इस सारे ब्रांच का डिफिनीशन इस तरह बनता है कि वो साइंस का वो ब्रांच या फिजिक्स का वो ब्रांच जो कि अब चार्ज को रेस्ट में स्टडी करते हैं। सो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये पहले डिफिनीशन में कहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुक के एक एक पॉइंट एक्सप्लेन हो जाए, तो इसलिए मैं बुक को एक्सप्लेन करूँगा और पेज पर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ तक आप लोग को बुक रीड करने में फिर बिल्कुल ऐसे नहीं। अब द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब ये माने है कि चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज। अब चार्ज का कोई इंट्रिंसिक डिफिनीशन नहीं है, कोई इंट्रिंसिक डिफिनीशन नहीं है, नो इंट्रिंसिक डिफिनीशन, बल्कि हम इसको एक रेफरेंस से बयान करते हैं। किस चीज़ से, रेफरेंस से। अब जिस तरह की हम एक चीज़ को डिफिनीशन करते हैं, जिस तरह की इंसान की डिफिनीशन करते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज की इंसान जो होते हैं ये इस तरह ओरिजिन में इस तरह चार्ज की नहीं हो सकते, बल्कि हम इसको रेफरेंस कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज से इसकी डिफिनीशन करते हैं। तो हम इसका चार्ज का ऐसा डिफिनीशन करते हैं कि द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। अब ये किस तरह, अब ये एक डिफिशियंसी का नाम है, एक एक्सिस का। अब हमें बताएं कि न्यूट्रल बॉडी जो होती है, न्यूट्रल बॉडी, उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस के बराबर होती है। अब हम पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नेट इफेक्ट, ये तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं न्यूट्रल बॉडी में, तो नेट इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्जेस बढ़ेगा, तो ये हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गई, और इसको हम कहेंगे क्या, उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और जब ये डिफिशियंसी में आ जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नेट इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये जिस इंट्रोडक्शन में जा रही है, तो अब एक चीज़ और है कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट, तो इसकी यूनिट जो है हम इस तरह ही लेते हैं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये साइन इलेक्ट्रॉन डिनोट करते हैं, और ऑन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम मैग्नीट्यूड की चार्ज होती है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, लेकिन साइन अपोजिट है, बस इस पर पॉजिटिव साइन में आता है और इस पर नेगेटिव साइन में आता है। ऐसे ही अब ये जो चार्ज है ये कितना इक्वल है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना इक्वल है, वो है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। अब जो ऐसा यूनिट है वो तो कूलम है, लेकिन हम इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसको कहते हैं। अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आती है बुक की तरफ। बुक में सबसे पहले इस पैराग्राफ को, जब आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन आती है, लेकिन मैं इस पैराग्राफ में क्या क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ में एक्चुअली इस चैप्टर की मिशन बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं, इस चैप्टर की मिशन, लेकिन एक अलग अंदाज में है। इसमें पहले कहते हैं ना कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो एक चीज़ को समझाएंगे। अब ये जो अंडरलाइन बात है ये वाली, फिर कूलम लॉ को समझेंगे। क्या, कूलम्स लॉ, क्योंकि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर कहते हैं कि कूलम्स लॉ के लिए हम किस चीज़ पर बेस्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जानना ज़रूरी है। फिर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी एक अलग लेक्चर होगी। फिर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वजह से हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें 2 चीज़ों की एग्जिस्टेंस आती है। एक आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और एक आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अलग अलग टॉपिक है, कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अलग अलग टॉपिक्स है। लेकिन इस पैराग्राफ में जस्ट इस तरह दिया है, नाम दिया है, तो कन्फ्यूजन भी तो होता है, लेकिन ये पढ़ेंगे आज चैप्टर में से। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस पर एक लॉ अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिक पीपल, जिसको कहते हैं इन्होंने बोले कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन्होंने फिर एक्सप्लेन नहीं किया है। अब ये यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की वजह से जो फील्ड पैदा होता है उसमें एक फोर्स होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जो कि इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, और जो फील्ड की वजह से फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये लोग कहते हैं कि इस फोर्स को, ये भी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो इस पर वेक्टर्स लॉ एप्लीकेबल होंगे, वेक्टर्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो वेक्टर लॉ में एक ये लॉ है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस को हम समेशन करें, उसको सम करें, उससे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो उनकी वो उन सारे चार्ज का एक कंबाइन इफेक्ट होगा। मतलब इसको समीशन इस तरह डिनोट करते हैं, ये एक नेट फोर्स है, नेट फोर्स है। और ये डिफरेंट चार्जेस की वजह से बना है। मतलब F1 एक चार्ज की वजह से, F2 एक चार्ज उसके, F3 एक चार्ज उससे। अब ये डायग्रामेट के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि 3 चार्जेस है यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, सही है। तो इनका एक अलग इफेक्ट होगा इस तरह सर्कुलर, इनका एक अलग इफेक्ट होगा इस तरह सर्कुलर, और इनका एक अलग इफेक्ट होगा इस तरह सर्कुलर फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज पड़ा है, सही है। तो अब इस चार्ज पर हम इन इन जो जो 3 चार्जेस है इसके इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस चार्ज पर जो नेट इफेक्ट होगी इन सब की, मतलब अगर ये चार्जेस इक्वल है तो ये रेस्ट में रहेगा क्योंकि हर तरफ हर कोई अपनी तरफ खींचता है। और लेट से अगर ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, लेट से F1 जो है वो इन दोनों से ज़्यादा चार्ज में है, तो ये चार्ज नेट इफेक्ट इस तरफ में आएगा, इस F1 की तरफ। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो इस तरह हम फाइंड करते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया अब यहाँ पर जो एक्सप्लेन किए। फिर अगले कहते हैं यहाँ पर कि हम आगे पढ़ेंगे ये जो गाजला है उसमें कि ये एक मतलब ये एक कंडक्टर है, सही है। एक कंडक्टर कोई तार वगैरह है, मेटल का है, मतलब जिसमें करंट फ्लो करते हैं। तो जब ये हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इस सरफेस को बना देते हैं, तो इसकी जो अंदर का जगह हो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। ये कहते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो जीरो क्यों है, इस पैराग्राफ में कहते हैं, सही है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि अब जब यहाँ पर ये बात होगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर कहते हैं कंसेप्ट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रोपोटेंशियल कंडक्टिंग द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉलो कंडक्टर विल बी डिस्कस। फिर कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द शॉर्ट चार्ज। अब फिर कहते हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इर्द गिर्द अगर हम नेगेटिव चार्ज लाए तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहते हैं कि विसिनिटी में इसकी फील्ड की कंसेप्ट क्या है, ये भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर इस जगह पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ डिस्कस की है जिसको कहते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। अब ये जो है ना स्किप करते हैं गाइड्स वगैरह तो और टीचर्स, तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसमें जो कंसेप्ट इसमें लिखे कि जो वान डी ग्राफ जनरेटर होते हैं ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइड है जो मूविंग बेल्ट पर बेस्ड है। अब मूविंग बेल्ट पर बेस्ड एक सिंपली लेते हैं, यहाँ पर एक पुली होती है, पुली, और यहाँ पर एक पुली होती है। इन दोनों की में इस तरह एक बेल्ट जा रहा होता है, ये इस तरह एक सर्कुलर बेल्ट होता है, इस तरह आते हैं इसका डायरेक्शन, फिर इस तरह जाते हैं, फिर इस तरह जाते हैं, फिर इस तरह जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ग्लोब लगा होता है, और यहाँ इसकी इर्द गिर्द कंसोलेटर, और ये एक ग्लोब बड़ा होता है। मतलब ये अगर ये जो है ना ये वाला जगह है, ये हुआ तो यहाँ पर इस तरह का ग्लोब होता है सर्कुलर, सही है, इस तरह का। अगर आप लोगों ने एक मिस्टर बीन की एक वीडियो देखी होगी, वो जहाँ पर वो एक इस तरह ग्लोब पर हाथ रखते हैं और उसके बाल खड़े हो जाते हैं ना, तो वो ये वान डी ग्राफ जनरेटर होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब ये पुली मूव करता है तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन हो जाती है। तो ये नेगेटिव चार्ज ये पुली अपटेन करते हैं और इस पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज इस तरह ऊपर जाता है, सही है। तो इस तरह ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम इस बेल्ट से एक कनेक्शन दे देते हैं, मतलब कोई कॉम वगैरह देते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, इससे पॉजिटिव चार्ज इस ग्लोब को ट्रांसफर करते हैं। तो ये ग्लोब क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, सही है। और यहाँ पर फिर से न्यूट्रल आते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसने लिया, पॉजिटिव इसने लिया, अब ये न्यूट्रल आएगा। अब यहाँ पर हम एक बॉडी रख लेते हैं, एक अलग बॉडी, जिस तरह यहाँ पर ये रखी होती है ये वाली बॉडी। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो ये एक स्पार्क करता है, इसके ऊपर क्या करता है, स्पार्क। तो जब स्पार्क करता है तो इनमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस बॉडी को ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको कहते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। तो ये वान डी ग्राफ जनरेटर क्या करते हैं, ये इन चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं एक खास डायरेक्शन में, जहाँ पर हमने बॉडी रखी होती है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या बीटाट्रॉन्स वगैरह, बीटा इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, इन चीज़ों को की एक्सेलरेशन के लिए ये डिवाइस यूज होते हैं। तो ये यहाँ की एक्सप्लेनेशन हुई, सही है। अब ये हुई, अब आती है एक और चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। ये जो अलग अगला इस पेज में टॉपिक है ना, इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट, लेकिन इसमें एमसीक्यूज की बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। अब पहले हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टीज। अब चार्ज में यहाँ पर जो पहली बात किया हुआ है वो है प्रॉपर्टीज। जो पहले बात है वो कहते हैं कि जब चार्ज इज सिमिलर, वो क्या हो, सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये तो हम सबको पता है, जब पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। फिर अगला कहते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये हुआ, लेकिन अब एक और कंसेप्ट है जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो ये लफ्ज है ना क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटा, ये कहते हैं स्मॉलेस्ट। किस चीज को? स्मॉलेस्ट, मतलब कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक इक्वेशन अपनाया है, जो कि ये इक्वेशन है ये कि चार्ज इज इक्वल टू चार्ज, ये क्यू चार्ज को अपने एन ई, ये जो है ये वो चार्ज डिनोट करता है जो इलेक्ट्रॉन पर हो, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो सबसे स्मॉल चार्ज है, उससे मतलब इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी और बॉडी पर नहीं है। और ये कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल। तो अब ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है 1 2 3, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा जिस तरह के 1.5 है। अब ये बात ये है ना कि ये जो टर्म है ई वाला टर्म, ये कांस्टेंट है, इसका ये वैल्यू है, ये चेंज ही नहीं होगा, बस ये एक कांस्टेंट है। तो जब तीनों में ये कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कांस्टेंट हो, इक्वलिटी मिल जाएंगी और हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। तो अब इसका मतलब है जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, चार्ज पार्टिकल, ये इंक्रीज होंगे तो उस बॉडी पर चार्ज बढ़ेगा। तो ये रिलेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q2। तो इससे हम रेशो की MCQs फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के MCQs आते हैं जैसे कि द रेशो ऑफ द चार्ज, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन टू बॉडीज इज 1:2। व्हाट विल बी द value of charge in coulombs on this body, what will be the value of ratio of charge in coulomb। अब ये एक बात होगी। अब ये एक एक आ गया इक्वेशन है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है? अब ये MCQs आता है, ये एक MCQs है कि 1 कूलम चार्ज पर एक बॉडी है जिस पर 1 कूलम चार्ज है, सही है, उसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं। मतलब ये एक बॉडी है, सही है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसका चार्ज हमने मेजर किया वो है 1 कूलम। अब इस बॉडी में चार्ज पार्टिकल कितने हैं? तो हम इस तरह करेंगे कि N इज इक्वल टू Q बाई E, ये टर्म यहाँ आ गया। अब ये 1 कूलम हमने लिया, इसका वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। और जाहिर बात है ये भी कूलम है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये जस्ट वैल्यू रह जाएगी। अब ये इसका यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये इन दो सेम क्वांटिटीज है, इसका भी कूलम यूनिट आता है, इसका भी कूलम यूनिट आता है, तो इन दोनों का यूनिट कैंसिल होता है, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस कांस्टेंट है। तो इतने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक कूलम में। अब ये तो हो गया। अब एक और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तोड़े जाते हैं क्योंकि MCQs के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वांटाइजेशन है ना, इस पर एक MCQs आ सकता है कि आपको लेट सपोज एक वैल्यू दे देना कि एक बॉडी है उस पर जो चार्ज हो इतना है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम है, लेट से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको कहते हैं क्या ये चार्ज उस बॉडी पर क्वांटाइज है या नहीं है। तो क्वांटाइजेशन के लिए सेम वही फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन को हम इस तरह ले आएंगे, Q डिवाइड बाई ई आ जाएगा Q इज इक्वल टू, तो Q का वैल्यू कितना है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। नीचे इसका वैल्यू लगाएंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम कैंसिल, ये 19 कैंसिल, इससे आएगा तकरीबन 1.3 आ जाएगा। तो अब 1.3 तो 1 2 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज इस बॉडी पर क्वांटाइज्ड नहीं है,
सही है। तो इस तरह अगर एक एमसीक्यूज रहा है कि एक बॉडी है उस पर इतना चार्ज है और क्या ये चार्ज इस बॉडी पर क्वांटाइजेशन है, तो सिंपली आप लोगों ने इस जो ऊपर वाला है इस पर डिवाइड करना है। और दूसरी बात ये जो जब वो ऐसे वैल्यू देंगे ना कि वो मतलब कैलकुलेशन में आसान हो, मतलब 2.2 देते हैं तो वो दूसरा वैल्यू दिया होगा 1.4, तो जाहिर बात ये इसका हाफ है। तो इस तरह का डिवीजन, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये क्वांटाइज है या नहीं है। तो जो क्वांटाइज होते हैं वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, जो इजीली डिवाइड नहीं होगा तो बस आप लोगों को नॉट क्वांटाइज का ऑप्शन लगाना होता है, क्योंकि वो फिर नॉन क्वांटाइज होते हैं। अब ये हो गया सही। अब इस तरह सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि एक बॉडी है उस पर जो है ना जो चार्ज पार्टिकल है उसका वैल्यू है 10⁻⁹ है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, तो Q इज इक्वल टू NE, तो Q इज इक्वल टू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, ये इसके साथ वो जो -9 है ये +9 है तो ये -10 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह का ये क्वांटाइजेशन का जो टॉपिक है ना, इससे ये एमसीक्यूज पॉसिबल है जो यहाँ पर कि एक आ जाएगा वो रेशो वाला एमसीक्यूज की द रेशो ऑफ चार्ज, मतलब ये आएगा कि द रेशो ऑफ चार्जेस ऑन टू बॉडीज इज 1 मतलब 5:6। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन दीज टू बॉडीज, तो जाहिर बात है आप लोगों ने क्या करना है कि N1/N2 इज इक्वल टू Q1/Q2, तो इसका वैल्यू जब आप लगाएंगे जो 1 है उसका 5 है दूसरे से, तो जाहिर बात है 5:6। दूसरा बात ये कि जाहिर बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही ऑप्शन आएगा, सही है। तो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, तो फिर कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम पढ़ेंगे, तो आप इंशाल्लाह कोर्स के साथ चलेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़।